गुड मॉर्निंग सीखा, ये आर के स्टेटस गुड मॉर्निंग है ना। रियल नेम सब जो डालेगा तो कितना बढ़िया रहेगा बताओ। ठंडा भर गया है ना तुम लोगों की तरफ भी। पाँच मिनट लाइव स्टार्ट हो गया है, चलो ओके शुरू करते हैं। देखो हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चन से संबंधित क्या है ना कि अब जब सिलेबस ख़त्म हो ही गया है, लगभग में एक ही चैप्टर बचा हुआ है ना, तो जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हम लोगों को क्लास में भी और यहाँ भी लाइव तो हम ही बहुत कम आते हैं है ना। तो क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान जो भी उस क्वेश्चन से संबंधित, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, फार्मूला, डेफिनेशंस, उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है ना। चलो तो देखो आज का जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस करते हैं वो क्या है, कितना पर रखना है, एक आध क्वेश्चन से पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चंस जो है सारे चैप्टर से मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस मिलेगा सारे चैप्टर से, ठीक है। क्वेश्चंस तो सब चैप्टर से है। अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है, रुको थोड़ा कुछ आज का काफ़ी दिन के बाद करने के बाद यही हाल हो जाता है। चलो मानसी का भी नींद खुल ही गया। गुड मॉर्निंग मानसी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वो थोड़ा ज़्यादा जूम आउट हो गया था जिस कारण से ठीक से दिखता नहीं है, हाँ कट जाता है। अब लगभग ठीक है। देखो तो चैप्टर वाइज हर चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि पहले 1 का आए फिर 2 का आए, हम सेट कर दिए क्वेश्चन सबका। चलो ये देखो इसका क्या आंसर होगा बताओ, फटाफट करना है, ठीक है। जो आंसर कॉपी पेन लेकर के रखो और जो आंसर आए फटाफट आंसर लिखो, ओके। आंसर तेजी से देना है, जिसका आंसर जो आ जाए तेजी से आंसर दिया करो, है ना। रुपेश कुमार गुड मॉर्निंग। देखो इसका आंसर ए, ठीक है। देखो क्या है कि इसको देखने से जो है ना फटाक से आंसर नहीं देना है, पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेना। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन सब आता है, कह रहा है ये जो इक्वेशंस है x + 1 टू द होल स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद जब ये स्क्वायर लगा तो लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक है ना। जब ये स्क्वायर दिख गया पावर तो लोगों को लगेगा क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होता है, बट ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करके देखो तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है ना। यहाँ पे ये x + 1 का जो होल स्क्वायर है ये x² + 1 अब प्लस में 2x हो जाएगा, है ना। इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो अब फिर माइनस में x² = 0, प्लस x² - x² जब कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 2x + में 1 = 0, दैट इज द लीनियर इक्वेशंस। क्या बच गया, ये जो बच गया एक लीनियर इक्वेशंस बचा, है ना। लीनियर इक्वेशंस बन गया ये, और लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा, सिर्फ एक ही रूट्स होता है, तो इसका आंसर सिंगल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसका जो है ये जो क्वेश्चंस देखो इसका if 1/2 is a roots of the quadratic equations x² - mx - 5/4
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस में 5/4 इक्वल्स 0, है ना। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 5/4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसका एगो रूट्स जो है वो क्या है, 1/2 है। तो m का वैल्यू बताना है ना, m का वैल्यू बताना है क्या होगा, इसमें m का वैल्यू बताओ, ठीक है। देखो जितना जल्दी जल्दी करोगे सॉल्व करना ही है ना, सिर्फ हम ही सॉल्व करते जाएंगे उससे क्या काम होगा। एक क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस पे, एक क्वेश्चन पे अगर हम 1 मिनट लेकर के दे सॉल्व करने के लिए तो काफ़ी है ना। 1 मिनट 1-1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 40 क्वेश्चन करने में देख लो फिर कितना टाइम लगेगा। 1.5 मिनट भी देते हैं तो 1 घंटा में काम हो जाएगा, तब तो फिर ख़त्म। क्योंकि हर चैप्टर से ज़्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चंस करके है ना। देखो वर्ड प्रॉब्लम वो बिगर वर्ड प्रॉब्लम सब नहीं है जो 5 मार्क्स में केस बेस्ड स्टडी, वो सब क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ी लेकर के आया है, क्योंकि उसका अलग से क्लास, उसमें तो फिर लंबा सॉल्यूशन में चला जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा। MCQ बेस्ड है तो इसमें समय कम लगना चाहिए। चलो बी आंसर आ रहा है, देखते हैं। ये जो है इसका एगो 0 1/2 है तो 1/2 डाल करके इसका जो होल स्क्वायर करोगे माइनस में m इंटू एक्स 1/2 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स 0 हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा 1/4 माइनस m/2 माइनस में 5/4 इक्वल्स 0। एक साथ एलसीएम ले लो कोई बात नहीं चलेगा, है ना। तो 4 हो जाएगा, 4 1 माइनस में 2m माइनस में 5 इक्वल्स क्या 0। ये हो जाएगा माइनस में 2m माइनस 4 इक्वल 0 माइनस 2m बराबर 4 m इक्वल टू -2 हो रहा है। बी आंसर ना, बी। चलो ठीक है, करेक्ट है, -2 इज द राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर 10 है, d इक्वल टू 10 है, देन फर्स्ट 4 टर्म, इसके शुरू के 4 टर्म्स क्या होगा a, है ना। तो फर्स्ट टर्म तो 10 ही हो गया। सेकेंड टर्म जो होता है देखो a फिर a प्लस d फिर क्या आता है a प्लस 2d, ऐसे ना आता है। 10-10 करके इंक्रीज कर देना है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 10 है। 10 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 20, फिर 10 बढ़ाने से क्या होगा 30, फिर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 20 30 40, 10 20 30 40, तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये बहुत ही आसान था, जो कुछ तुम लोगों को बना लेने लायक हो वो भी हम रखें। हाँ ये देखो इसमें क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ a इक्वल टू 28 d इक्वल टू -4, है ना, और n इक्वल टू 7, तो tn का वैल्यू बताना है। देखो n इक्वल टू 7 है, tn निकालना है भाई साहब, tn फाइंड करना है ना। tn यानी कि n बराबर कितना देना है 7 देना है। इसका मतलब t7 पूछा जा रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है t7 पूछा जा रहा है। और t7 के लिए हम क्या लिखेंगे a प्लस 6d लिखेंगे। क्या लिखेंगे a प्लस 6d, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू क्या लिखेंगे -4, तो 28 माइनस 24 दैट इज द 4, तो t7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए रवि रंजन और शिखा, इसका भी आंसर आया। चलो इससे पहले बी आंसर वाले सब शिखा मानसी सब है। हाँ चलो देखो शुरू करने में टाइम लग जाता है। एपी के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा कोनो बात नहीं। देखो 30th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 30th टर्म क्या होगा, है ना, 30वें टर्म क्या होगा इसका। तो 30th टर्म यानी कि T30 फाइंड करना है, तो a प्लस 29d, है ना। a का वैल्यू क्या रख देंगे 10
प्लस 29 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -3, है ना। d बराबर T2 माइनस क्या होगा? T1 हो जाएगा, है ना। T2 7 होगा, -10 होगा, -3 हो जाएगा, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 माइनस 29 दिया कितना होता है? 87, -87 -77 हो जाएगा, है ना। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला है C। ओके रवि रंजन, C इज द राइट आंसर। शिखा का भी C है, प्रिंस का और रुपेश का, सब ठीक है। रुपेश तुम जग कैसे गए आज इतना सवेरे, है ना। देख रहे हो आशीष सो रहा आराम से, तुम जग चुका है, कैसे नींद खुल गया बताओ? ओके C इज द करेक्ट आंसर। चलो देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हाँ ये तो थोड़ा सा भूला होगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 245 को 1029 को इसको भी भाग करेगा, इसको भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यहाँ पे डिवाइजर बताना है, क्या बताना? डिवाइजर बताना है ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड्स करता है किसको? 245 और 1029 को डिवाइड करता है, और जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर यहाँ भी 5 बचना चाहिए और रिमाइंडर यहाँ भी क्या बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए, है ना। दोनों ही केस में रिमाइंडर 5 आना चाहिए, बस वो कंडीशन है। यहाँ पे जब डिवाइड करता है ना, जब वहाँ पे डिवाइजर निकालना होता है, यानी फैक्टर, डिवाइजर मतलब एग्जैक्ट फैक्टर, एग्जैक्ट फैक्टर निकालने के लिए HCF फाइंड करते हैं, है ना। और HCF फाइंड करने के लिए यहाँ पर रिमाइंडर 5 है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें से 5 को माइनस करो, है ना। 245 में से 5 को माइनस कर दो, ठीक है, तो 200 कितना हो जाएगा? 40। फिर 1029 में से 5 को माइनस कर दो, 1024 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकालना है? HCF निकालना है। इन दोनों का HCF निकालो, कितना होता है? आशीष भी है, ओ हेलो आशीष, हम भी लाइव हैं। आशीष भी हाई, चलो ठीक है। विश्वास नहीं था कि तुम लोग जगा होगा, लेकिन जग गया, है ना। चलो ठीक है, एकदम अभी ठंडी का समय, अभी तो आया नहीं है उतना, नहीं तो कुछ समय के बाद जो है स्टूडेंट सब रजाई ओढ़ने के बाद अंदर में किताब लेकर के पढ़ेगा, रजाई के अंदर में ही, है ना, कंबल के अंदर में, तो वहाँ हाथ पैर क्यों हिलेगा? ऐसे रहेगा जैसे कि रूम के अंदर कोई है भी नहीं, पूरा एकदम पड़ा हुआ रहेगा बेड पे, है ना। चलो ठीक है, तो इसका HCF निकालो तुम लोग, कितना होता है? थोड़ा सा वेट करते हैं, है ना। तो इसलिए आशीष इतना गुमशुदा बैठल था कि कुछ पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि मेन बात क्या है, बनाओगे आशीष की सीधे आंसर देखोगे, बताओ। तो इसका आंसर जो है, इसका जब HCF निकालोगे, है ना, HCF, है ना, ऑफ 240 और 1024 का जब HCF तो निकाल लोगे भाई साहब। इसमें क्या है, मेन जो चीज़ें था वो हो गया। यहाँ पे HCF इन दोनों का निकालोगे तो 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा HCF। तो इसका आंसर 16 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। 1029 को भी 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये जो है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 और 12। 4 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। पिछला क्वेश्चन का 64 आ रहा है, 64 कहाँ है सीखा? 64 कहाँ से? ये छठा में 64 तो ऑप्शन में नहीं है, 64 नहीं होगा, इसका जो है 16 ही होगा, ठीक है। भाग करके देखना। फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय कितना? 10, 8, 10, 12। देखो तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है बताओ? 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000,
होता कि नहीं। लेकिन ये 1010 से तो कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा, है ना, 12 से नहीं कटेगा। अब जो है इसमें हमको ऐसा नंबर जो इन तीनों से कटे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इन तीनों का हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 8, 10 और 12 का जो एलसीएम होगा बुआ, वो कितना हो जाएगा, हाँ 100 आई थिंक 20 के आसपास है। तो कितना हो, 2 से लगा दो, 4, 5, 6, फिर 2 से 2, 5, 3, ठीक है, 2 दूना 4, दूना 8, 5 40 दिया 120, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी ये जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, इसको 120 से क्या कर दो, भाग करो, एक ही बार में साथ काम हो जाएगा ना। तो 12 अट्ठे 96, 8 से लगाओगे तो 96, 960 हो जाएगा। कितना बचेगा, 40, ठीक है। देखो 120 से इसमें नहीं लगेगा। अगर 1000 में से 40 को कम करेंगे तो 4 डिजिट से छोटा नंबर बन जाएगा वो, लेकिन हमको 4 डिजिट का नंबर रखना है। लेकिन 120 से लगेगा भी नहीं। 120 से लगने के लिए इसमें कितने की कमी है, कम से कम 80 की। कितना, इसके अंदर अगर 80 और दे देंगे तो 40 और 80 मिलके कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 120 से तो आसानी से इसमें डिवीजन लग जाएगा। यानी इस 1000 में 80 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी कम करेंगे तो नंबर 4 डिजिट से छोटा हो जाएगा, कम तो नहीं करना है, ठीक है। तो 1000 में जो है 1000 में 80 को ऐड करना पड़ेगा। तो 1080 जो है वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है ना, जो 8, 10 और 12 से क्या है, डिविजिबल है। 8, 10 और 12 से डिविजिबल है। हाँ, रवि रंजन का आंसर सही है, बी नंबर। अनुज कुमार तुम भी आ गए, चलो ठीक है, अच्छी बात। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज -3 और 4 है, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होगा। इसका एगो जीरोज जो है -3 है, दूसरा जीरोज जो है वो 4 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। जब जीरोज दिया होता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, px इक्वल टू अगर हम मान ले तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों का अगर जोड़ देते हैं 3 -3 प्लस 4 इंटू एक्स, प्लस क्या हो जाएगा -3 अगुने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x² यहाँ से +1, ये माइनस x से रहेगा और माइनस क्या होगा 12 रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा x² माइनस एक्स, कहाँ गया, सी ओहो, हाँ क्या आंसर होगा इसका। देखो ये तो है हमारा सही है, ठीक है ना। याद करो एक क्वेश्चन हम दिए थे अभी हाफ ईयरली एग्जाम में, तो बिल्कुल जो निकाल रहे थे उससे अलग ऑप्शंस था। अगर इसके हम सभी को 2 से भाग कर दें तो क्या दिखेगा ये हमको, x²/2 माइनस x/2 और -6। तो x²/2 माइनस x/2 और -6, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड सीखा, हाँ ठीक सही है। ऐसे में तो लोग देखेगा अरे ये तो है ही नहीं, मुझे भी कुछ देर के लिए लगा कि कहीं ये ऑप्शन में तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है ना, इधर सब कुछ सही है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका, ठीक है। ये देखो तो 21st टर्म ऑफ एन AP है ना, 21st टर्म बताना है, 21वें टर्म बताना है,
T21 निकालना है, क्या होगा। हुज फर्स्ट 2 टर्म्स इज इतना, शुरू के 2 टर्म्स ये दिया गया है, शुरू के 2 टर्म्स यानी कि a यानी T1 वो कितना दिया है, -3 है, और T2 का जो वैल्यू है वो 4 दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म दिले, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, T2 माइनस T1, कॉमन T2 4 -3, तो ये क्या हो जाएगा 7, कॉमन डिफरेंस 7 हो गया। T21 a प्लस 20d होगा, a का मतलब -3 प्लस 20 गुने d का वैल्यू कितना 7, -3 प्लस 140 कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, सही है। देख रहे हो सबको ठंडी लग रहा है, फिर से कोई नहीं टैप करेगा, कुछ हो क्या करेगा। हाँ चलो इसका आंसर दो, क्या होगा बताओ, ये तो एकदम कॉन्सेप्ट है। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज इक्वल है ना, आर इक्वल, लेकिन c बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये a के बराबर 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, तो a भी 0 नहीं होना चाहिए, साथ साथ c बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना, c इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, b चाहे जो भी हो जाए। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज क्या है, इक्वल है, दोनों जीरोज इक्वल है ना। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा, अभी पता चल जाएगा, सोचो जल्दी बोलो। क्या आंसर होगा इसका, बताओ बताओ बताओ। क्या होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा। अरे कौन सब है, देखो नहीं होगा तो कमेंट करो, हम देखना चाहते हैं तुम लोग इसका आंसर क्या दे रहे हो, बाकी बात तो होता ही रहेगा। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू नहीं, ax² प्लस bx प्लस c का जीरोज इक्वल है, तो उसमें क्या होगा। देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा a और c के पास सेम साइन, a और c में क्या होगा, सेम साइन होगा, तो a और c सेम साइन वाला 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो एगो c और b है, लेकिन ये d हो जाएगा आंसर। c एंड a हैव द सेम साइन, c एंड a हैव द सेम साइन, ऑप्शन नंबर d, ऑप्शन नंबर d। देखो ये ऑप्शन नंबर d हुआ कैसे जानना है, आशीष ने d आंसर दिया ना, बट d होगा ये होगा कैसे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, है ना, किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पोलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हम, इक्वेशंस में, अरे दोनों तो एक ही चीज है ना, सॉल्व तो ऐसे ही करना है, जीरोज निकालना हो या रूट्स निकालना हो, पोलिनोमियल रहता है इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग मेथड तो वही है। क्या श्रीधारा चार्ज फॉर्मूला लगा करके हम जीरोज नहीं फाइंड कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, ठीक है, बट श्रीधारा चार्ज जो है ना वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, लेकिन उसको यूज करके हम जीरोज भी निकाल सकते हैं, है ना। तो वहां से उसमें डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो क्या होता है, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है बताओ, इक्वल रूट्स के लिए d बराबर 0 होता है कि नहीं होता है, ये भी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। तो इक्वल जीरोज के लिए क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम, ये जो b² माइनस 4ac जो d है इसके बराबर 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो इक्वल रूट्स होता है कि नहीं होता, बताओ। यहां से देखो, यहां से क्या होगा, ये 4ac को उधर लेके चले जाओ, तो b² बराबर क्या होगा 4ac, है ना, b² बट्टा में 4 बराबर क्या होगा
AC। एक ध्यान दो यहाँ पे, देखो ये इसी कंडीशंस को फॉलो किया यहाँ पे हम। ये b² है तो b चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं है हमको। b प्लस में होगा तो ये ठीक है, माइनस में होगा तब भी सही है ना, बट उसका स्क्वायर लगल है तब b² इज ऑलवेज पॉजिटिव। b² क्या होगा? इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ b इज अ रियल नंबर। b अगर एक रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है और या तो 0 होता है ना। तो रियल नंबर है और 4 लगल तो पॉजिटिव, तो ये वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हुआ। अब इसके बराबर में देखो ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव के बराबर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा बताओ? इस a और c में सेम साइन होगा तभी ना दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। क्या होगा? a और c में सेम साइन होगा तब जाकर के क्या होगा? ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर एगो प्लस एगो माइनस हो गया तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, और जबकि इस तरफ नेगेटिव हो ही नहीं रहा। इसलिए या तो दोनों के दोनों प्लस होना चाहिए या दोनों के दोनों माइनस होना चाहिए। तो इसलिए a में और c में क्या होगा? सेम साइन होगा, जिस कारण से उसका जो जीरोज होगा वो इक्वल होगा। क्लियर? चलो 10 11 ये देखो, इसमें जो है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर कोई पोलिनोमियल डिग्री n का है तो उसमें कितने जीरोज होंगे? ओनली 1 जीरोज होगा, एटलीस्ट n जीरोज होगा, मोर देन n जीरोज होगा, या एटमोस्ट n जीरोज होगा? क्या आंसर होगा? जल्दी बोलो, कमेंट फास्ट। सुमित राज डी, रवि रंजन डी, इसका आंसर करेक्ट है डी, है ना। एटमोस्ट n जीरोज होगा, एटलीस्ट ओनली 1 जीरोज की तो बातें नहीं है। ओनली 1 जीरोज किस में होगा? ये होता है सिर्फ लीनियर में। किस में होता है? लीनियर में होता है। तो भाई लीनियर तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता है ना, है ना। n का वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो जितना पावर होगा, जितना डिग्री होगा, उतना ही जीरोज होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम n का मतलब हो गया, एटलीस्ट n का मतलब होगा कम से कम n, मतलब अधिक से अधिक, ज्यादा नहीं, गलत हो जाएगा। मोर देन n से ज्यादा भी नहीं होगा। एट मोस्ट अधिक से अधिक कितना जीरोज हो सकता है? n जीरोज ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। चलो अब ये बताओ, देखो यहां पे क्या कहा गया? द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस 99x, x² माइनस 99x प्लस 127, है ना। इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है ना, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होगा कि बोथ नेगेटिव होगा? 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या बोथ इक्वल होगा? क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा? इसका जीरो देखो, ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है बुआ, है ना। इसका जीरो बोथ नेगेटिव होगा। क्या होगा? बोथ नेगेटिव होगा, है ना। दोनों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये अगर टोटली सब पॉजिटिव होगा ना, देखो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दे देते छोटा, बोले इतना बड़ा सोल्व क्यों करने जाएगा, है ना। x², ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक पोलिनोमियल है ना। x² प्लस 5x प्लस 6 ये एक पोलिनोमियल है ना। तो इसका जो जीरोज होगा, जीरोज अगर निकालोगे तो एक जीरोज तुमको -2 होगा और दूसरा जीरोज क्या होगा? -3 होगा, है ना। जब a और c, इसका जो जैसे a है ना और यहाँ क्या है? c है। a और c में सेम साइन हो जाएगा। क्या होगा? सेम साइन होगा, तो ये दोनों क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुमको हाँ सेम, जैसे दोनों प्लस सेम साइन, जस्ट अ वेट, बट इन दोनों में सेम साइन होना चाहिए, बट इसके पास अलग साइन होगा, अलग साइन, यानी एक सेकेंड सॉरी, देखो
ए सी, ए बी सी, नो, तीनों में सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। तीनों में क्या होगा, ए बी और सी, ये जो इसका कोफिशिएंट है ना, ए है, यहाँ बी का वैल्यू हो जाता, अरे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। तो इसमें ए बी और सी तीनों में अगर सेम साइन है, तीनों में क्या है, सेम साइन है, सेम साइन रहेगा तीनों में सेम साइन, यानी तीनों के तीनों पॉजिटिव या तीनों के तीनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव होगा तो उसका दोनों ही जीरोज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये फिक्स है ना। इसके एक एग्जांपल से समझ सकते हो, इसका जैसे तीनों की तीनों पॉजिटिव है, तीनों तुम नेगेटिव भी कर दोगे तो भी क्या होगा, इसका दोनों जीरोज क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, ओके। 12 हो गया। अच्छा ये बताओ, the quadratic equations 2x square minus root 5x plus 1 equals 0 has, oh, अनुज कुमार छठघाट से बना रहा है, तुम सबको छठ होता है इसमें, देखो जिसको छठ नहीं हो रहा हो मेरे यहाँ इनविटेशन है, आ जाना, ठीक है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स कैसा होगा, है ना, दोनों अलग होगा, क्या होगा नहीं होगा वो बताएगा। इसका नेचर, यानी नेचर पूछा गया है तो नेचर के लिए डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो डी जो है, डी बराबर क्या होता है, वो बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है, माइनस में √5, तो माइनस √5 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए में 5 होगा, 4 इंटू ए का वैल्यू क्या होगा 2 और सी का वैल्यू क्या होगा 1, 5 माइनस 4 2 8 हो गया, है ना। अरे -3 हो गया डी का वैल्यू, और डी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, डी लेस देन 0, तो क्या होगा इसका, नो रियल रूट्स हुआ, सी ऑप्शंस। ओ बना ही रहा, हाँ ऑलरेडी बना ही है, अच्छा हाँ वो रेडीमेड वाला, रेडीमेड वाला मतलब वो जो मुखिया जी से बनवा देते वही वाला ना, हाँ ठीक है। बट कंपेयर देन हार्ट जो हम लोग खुद बनाते हैं उसमें फीलिंग अलग रहता है ना। देखो चलो इसका नो रियल रूट्स होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सही है। देखो ये क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए 2 - 2 और b -1x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पॉइंट a जो है यहाँ है, अब पॉइंट b यहाँ है, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट है वो 2 - 2, b का कोऑर्डिनेट्स है -1, x, और इन दोनों के बीच का दूरी दिया है 5, क्या दिया है 5। ए बी इक्वल टू कितना है 5 है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 स्क्वायर। स्क्वायर जब लगाते हैं ना तो एक फ़ायदा ये है कि यहाँ जो रूट लगने वाला है उस रूट को नहीं देना है, तो क्या लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस सीधे क्या होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना, y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। देखो हुआ, अरे ये ए बी बराबर 5 दिया था, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से फ़ायदा ये हुआ, ये जो इस पे जो रूट लगा होता है ना, ये जो रूट होता है स्क्वायर करने से रूट क्या होगा
हट जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म। अब इसमें वैल्यू डाल दो, x2 माइनस x1, किसी में से किसी को हटा दो, नहीं दिक्कत है। -1 में से 2 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस, है ना, फिर x में से इसको घटाएंगे तब +2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25 होगा। देखो -1 -2 -3 का होल स्क्वायर 9। देखो यहाँ पे इसको हम होल स्क्वायर नहीं तोड़ते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, बराबर 25। 9 को उधर लेके चले जाओ, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 25 में से 9 गया तो 16। एक चीज़ ध्यान रखो, देखो ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x + 2 का क्या हो जाएगा, √16, और x + 2 बराबर हुआ यहाँ 16 के स्क्वायर रूट जो है ना, 16 के स्क्वायर रूट सीधे 4 नहीं लेना है, क्या लेना है, +-4 लेना है। क्या लेना है, +-4 लेना है, ओके ना, +-4 लेना है। देखो x का 2 वैल्यू आएगा, यही सब गलती करता था हाफ ईयरली में, ये सब जो है ना एग्जाम सब में, कि जब ये देखो अगर तुम इसको तोड़ता a + b का होल स्क्वायर पर ले जाता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद बताओ x का 2 वैल्यू आता कि नहीं आता। तो यहाँ भी वही चीज़ है ना, 16 का जो स्क्वायर रूट है +-4 होगा। अब तुमको एक बार x + 2 बराबर +4 लो, और एक बार x + 2 बराबर -4 लो, तो क्या होगा, x बराबर यहाँ 2 इधर घटेगा तो क्या होगा 2, और यहाँ -2 इधर जाएगा तो x बराबर क्या होगा -6। तो 2 और -6, देखो 2 और -6 दोनों हो रहा है, इसमें सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो 2 ले लो। अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में 2-3 मार्क में होता तो हमको दोनों ही आंसर देना होता, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मोरल विथ राम, ये मोरल स्टोरी विथ राम, ये उल्लू को क्यों याद कर रहा है बाबा, क्यों अपने प्रजाति को याद कर रहे हो बताओ। अभी कहाँ से मिलेगा तुम्हारा प्रजाति, अगर तुमको तुम्हारे दोस्त से मिलना है तो रात के टाइम में निकलो ना, क्योंकि वो निशाचर है और तुम भी निशाचर हो। अभी कहला उसको परेशान कर रहे हो बताओ, आराम से सोया होगा, रात को तुम सोता नहीं है, हाँ। रात भर उल्लू को ढूंढेगा, अब ये उल्लू को ढूंढ रहा है बताओ। देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये ए है ना, और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट 2 4 और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 -4। मिड पॉइंट याद है ना, मिड पॉइंट फार्मूला जो बताए थे, अरे बताए थे मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता था, मिड पॉइंट इसके बीच का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ना, जैसे P, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बराबर x1 + x2/2 और y1 + y2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x1 ये 2 है, फिर ये -2 है, बट्टा में 2 करेंगे 4 होगा, फिर +-4 होगा, बट्टा में 2, 0/2 0, 0। अच्छा, ओरिजिन मिड पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ओरिजिन पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, ओरिजिन पे जाएगा। ओके, सी, वेरी गुड। हमसे पहले भी आंसर यहाँ पे आंसर दे रखा था ये लोग। चलो देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, चलो आंसर दो। एक पूछे भी थे हम, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है बताओ। ये वाला जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से कितना दूर है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है तो ये वाई कोऑर्डिनेट वाला आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्यों होगा ये हम समझा देते हैं, एक्स एक्सिस से। और यही
तब ये इसका आंसर 4 यूनिट्स हो जाएगा। और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो x कोऑर्डिनेट आंसर देना है, ठीक है, 2 यूनिट्स आंसर देना है ना। कैमरा ऊपर दिखे हुए नहीं कर रहा कोई बात नहीं 2 यूनिट्स हो जाएगा, 2 यूनिट्स। देखो ये कैसे होता है, जैसे ये है ना, ये जो पॉइंट्स है 2 - 4 कहाँ आएगा, x का वैल्यू 1 2 1 2 3 4। बताओ ये वाला जो पॉइंट होगा हमको कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 2 4 आएगा कि नहीं आएगा इस जगह पे। देखो अगर ये माइनस में भी होता, पॉइंट इधर भी रहता तो डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही लेना है, ठीक है ना। देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट A है, बताओ x एक्सिस से कितना दूर है, देखो x एक्सिस से यही ना डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस एक पॉइंट का और एक लाइन का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, जो लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो। तो ये डिस्टेंस, ये जो रेड वाला तुमको दिख रहा है, ये x एक्सिस से कितना दूर है, 4 यूनिट की दूरी पे। कितना है, 4 यूनिट। ये x एक्सिस है यानी y कोऑर्डिनेट 4 यूनिट है ना। तो ये रेड वाला जो डिस्टेंस है ना, ये जो रेड डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द x एक्सिस। अब यही पॉइंट A y एक्सिस से कितना दूर है, तो y एक्सिस से यही वाला दूर है। देखो ये 2 यूनिट और ये भी क्या है हमारा 2 यूनिट है ना। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाता है ना। अरे एक क्वेश्चन से बहुत सारा कुछ छुपा रहता है ना, समझ गया तो सब काम हो गया। चलो देखो अच्छा, इसको तो बहुत थोड़ा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कर रहा है इसमें, दिख रहा, पॉइंट -1 2 1 0 -1 2 और -3 0। ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करता है, इसमें किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाता है। तो ये तो तुमको एक बार सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। याद इसको हम इसलिए ले लिए कि ये तो सिलेबस का चीज़ है ना। ट्रायंगल वाला हम पूछे भी थे एग्जाम में, ये किस कॉन्सेप्ट आइसोसेल ट्रायंगल का, शायद ये वर्टिस से जो उसको प्रूव करके दिखाए, बट बहुत सारे स्टूडेंट गलती किया था, है ना। वो ये 2 से 3 मार्क में एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस एकदम इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखना, है ना। नहीं याद रखोगे तो फिर मेरा भी कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि तुम एक बार 10th का एग्ज़ाम दोगे, दोबारा अगर रिज़ल्ट ख़राब हो गया तो दोबारा देने का मन नहीं करेगा। और हम तो कई बार दिलवा चुके हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे पढ़ो, समझ लो, ध्यान रख लो। इसमें से जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट ही है, एग्जाम के लिए देख लेना। तो ये द पॉइंट, ये चारों पॉइंट किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। तो अभी देख लो, इसमें से जैसे ये दिखा गया है, सबके सब एक तरह का पैरेललोग्राम है। एक ऐसे ही कुछ फिगर बना लेते हैं, ऐसे ही हम, ठीक है। जैसे A है, B है, C है और D है। A का कोऑर्डिनेट थोड़ा लिख लेते हैं तो कहीं अच्छा रहेगा, -1 -2। B का क्या होगा 1 0। C का क्या होगा -1 2 और क्या होगा -3 0। एक चीज़ ध्यान रखना, इसको कभी भी इधर उधर कहीं मत लिख देना, इसको ऑर्डर में लिखना। किस में, और ऑर्डर मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, कहीं से भी शुरू करो लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है, इस बात को याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है। अब हमको ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, रूट अंडर ये 1 में से -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है -1 तो -2 4, इधर भी क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा रूट अंडर 8, है ना। और ये हो जाएगा ये 2√2। देख लो, वो 8 का स्क्वायर रूट 2√2 यह होगा, नहीं हो जाएगा। चलो देखो, इसके बाद ए बी हो गया, बी सी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये 2 4, यही भी 4, रूट अंडर
√8 तो क्या हो जाएगा 2√2। अच्छा BC भी वही हो गया, यानी ये दोनों साइड बराबर हो गया। अब CD निकाल लेते हैं। अरे एक निकाल लोगे तो फटाफट आने लगेगा। -1 + 3 का होल स्क्वायर, फिर 2 - 0 का होल स्क्वायर। चेक तो करना ही पड़ेगा भैया। ये 2 का स्क्वायर 4 + 4, ये भी 8, ये भी 2√2 हो गया। अच्छा ये भी इसके बराबर हो गया। मुझे लगता है तब ये भी बराबर हो जाएगा शायद। चलो DA निकाल के देख लेते हैं। तो DA निकालेंगे क्या होगा, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी 4 + 4 √8 2√2। ओके, एक चीज देख लो बुआ, अभी चारों साइड बराबर दिख गया। क्या क्या दिखा, AB = BC = CD = DA। सिर्फ इतना ही करोगे तो बताओ इसमें से तुमको दो आंसर हो जाएगा। तब स्क्वायर का भी चारों साइड बराबर होता है, रोम्बस का भी चारों साइड बराबर होता है। अब तुम क्या आंसर लगाओगे, तो इसमें और जाना पड़ेगा। जब ऐसा दिख जाए, आंसर D दे दी मानसी, हाँ कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, देख लेते हैं। इसका आंसर तो D नहीं था। किस बेसिस पर D बोल दिया बताओ अभी। चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं। चारों साइड बराबर, ऑल साइड्स, इसका हियर वी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो ऑल साइड्स इक्वल का मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो रोम्बस से हो, स्क्वायर भी हो सकता है। अब जो है हमको इसका डायगोनल निकाल के चेक करना पड़ेगा। दोनों में तो यही फर्क है ना। एंगल का बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देखो हम बताए थे क्लास में भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब किसी पॉलीगन को दिखाना हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, जो भी हो, ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, वहाँ एंगल निकालने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, और डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकलेगा ना कि एंगल निकलेगा, है ना। तो एंगल यूज करने का हमारे पास, एंगल फाइंड करने के लिए इसमें कोई ऐसा चीज़ें नहीं है, है ना, कोई भी रास्ता नहीं है। तो एंगल तो नहीं निकलेगा, यहाँ डिस्टेंस निकलेगा। डिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम AC निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, AC, है ना। तो देख लो AC जब निकालेंगे, AC निकालेंगे तो AC क्या होगा, -1, फिर ये वाला -1 करेंगे तो +1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर 0, और -2 -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी 4। इसका डायगोनल कितना हो गया 4 यूनिट। अब देखो एक और डायगोनल है BD निकालते हैं, है ना, BD निकालते हैं। तो BD -3 और -3 -1 का होल स्क्वायर, फिर 0 - 0 का होल स्क्वायर, -3 -1 तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर लगा ले रहेगा, है ना, 16 रूट हो जाएगा, 4 निकलेगा। ओ बहू देखो बुआ, डायगोनल क्या दिख रहा है, दोनों के दोनों डायगोनल AC बराबर क्या दिखा, BD दिखा। अब तुम ही बताओ, जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो और दोनों डायगोनल्स इक्वल हो, जिसका ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका क्या होना है, ऑल साइड इक्वल और दोनों डायगोनल इक्वल, वो एकमात्र क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर होता है। तो इसका जो आंसर होगा A होगा। यस, हाँ बताओ रवि रंजन, D होगा क्या कि A होगा, बताओ। इसका आंसर A स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस में जो है ना, देखो रोम्बस जो होता है बउआ, रोम्बस RHOMBUS, रोम्बस में सिर्फ ऑल साइड इक्वल कह सकते हैं ना, क्या ऑल साइड्स इक्वल कह सकते हैं, ऑल साइड्स इक्वल। अगर सिर्फ ऑल साइड्स इक्वल दिख रहा है, ओनली ऑल साइड्स इक्वल, तो उसको रोम्बस बोलना। बट स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल के साथ साथ दोनों डायगोनल्स भी क्या होगा, दोनों डायगोनल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। दोनों डायगोनल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका डायगोनल D1 डज नॉट इक्वल टू D2,
है ना, और इसका दोनों के दोनों डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। तो उस बेसिस पे इसको हम स्क्वायर बोलेंगे, ना कि रोम्बस बोलेंगे। ठीक है, चलो अब देखो सेक्शन फार्मूला किसको याद है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ही क्या, दो ही फार्मूले हैं, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम एक क्वेश्चन मिड पॉइंट फार्मूला से लाए, डिस्टेंस फार्मूला से 2-3 क्वेश्चन ला दिए, सेक्शन फार्मूला से ला दिए, बस हो गया। और क्या ही करना है। और स्क्वायर पेंटागन बोलते स्क्वायर, और ये रोम्बस कोई के रिवीजन ट्रायंगल वाला वैसे ही फाइंड करना है, तीनों से निकालना। इक्वल दिख गया तो इक्विलेटरल है तीनों, अगर तीनों से इक्वल दिख गया तो 2 इक्वल दिखा तो आइसोसेल्स है, तीनों ही अनइक्वल दिखा तो स्केलन है। बस है क्या, ऐसे रिवीजन करना है। लाइन जो ये जो 3x है यार, 3x प्लस वाई माइनस 9, ये जो लाइन है वो डिवाइड्स करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इंटरनली इन द रेशियो फाइंड करना है। देखो एक पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे A, और एक पॉइंट हमारा यहाँ B 2 7, A है 1 3, है ना, 1 3 और 2 7। लिखने वाली चीज़ें हम बता दिए कैसे लिखना है। अब यहाँ पे जो है इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन, ये जो 3x प्लस वाई माइनस 9 है, देखो मान लो ये लाइन है, ये क्या है, लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन क्या दिला है, 3x प्लस वाई माइनस 9 है, बराबर 9 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिख सकते हैं ना। ये जो लाइन है, जब ये लाइन जाता है तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है। ये दोनों लाइन जहां पे काटता है ना, तो ये किस रेशियो में काटता है, किस रेशियो में इसको काट रहा है, किस रेशियो में काट रहा है। तो एगो रेशियो क्या मानोगे, जैसे ये रेशियो है इधर ना, तो k:1 का रेशियो मान लो, क्या मान लो, k:1 का रेशियो मान लो। रिक्वायर्ड रेशियो क्या मानोगे बताओ, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर क्या, k:1। रिक्वायर्ड रेशियो क्या लेंगे, दिख रहा है ना, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, k:1 हो जाएगा, k:1 में कर रहा है ना। अब देखो जैसा कि ये हो गया हमारा m1 का वैल्यू, और ये हो गया हमारा किसका, m2 का वैल्यू, है ना। देखो सेक्शन फॉर्मूला से इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, है ना, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला, है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बराबर m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाय क्या होगा बताओ, m1 प्लस m2 हो जाएगा, नहीं होगा, हाँ। देखो इसमें वैल्यू डालो, m1 का वैल्यू क्या डालोगे भैया, k इंटू x2 हमारा ये हो जाएगा, x1 y1 ये है ना, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो क्या होगा k इंटू 2 प्लस m2 का वैल्यू 1, उसके बाद x1 का वैल्यू कितना होगा 1, और k प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉमा m1 का वैल्यू वही k देना है, y2 का वैल्यू 7 देना है 7, और m2 के जगह पे 1 और y1 के जगह पे क्या डालेंगे 3, फ्री हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1, कॉमा 7k प्लस 3 बाई क्या k प्लस 1। देख लो ठीक रहा, ठीक है, आंसर भी दे रहा है ए। यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स आया, ये जो P का, ये पॉइंट्स P इस लाइन पे लाई करता है, ये जो रेड वाला लाइन है ना, जो लाइन हमने ड्रॉ किया था इस लाइन पे लाई करता है, यानी ये पॉइंट P
इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अरे एक लीनियर इक्वेशन है ना, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी तो स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो इस इक्वेशन, इस लाइन का ये इक्वेशन है या इस इक्वेशन का ये लाइन है, एक ही बात हुआ है ना, तो उसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो उसमें डाल दो, फिर के का वैल्यू आ जाएगा। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस वाई बराबर कितना 9, 3 गुने x का वैल्यू कितना आया, ये x का वैल्यू हो गया, है ना, 2k प्लस 1 बाई के प्लस 1 कॉमा, है ना, चलो कॉमा क्या, कॉमा थोड़ी होगा यहाँ पे, बंद होगा, प्लस y का वैल्यू क्या होगा, ये वाला, है ना, 7k प्लस 3 बाई के प्लस 1 इक्वल टू 9। चलो इसको गुना कर दो, 3 गुना 6k प्लस 3 बाई के प्लस 1 प्लस, है ना, 7k प्लस 3 बाई के प्लस 1। अगर एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया इसमें कहीं पे तो फिर सब चला जाएगा, है ना। देखो k प्लस 1 से k प्लस 1 कट गया, एलसीएम तो वही k प्लस 1 ही होगा, तो 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 बराबर 9। इसको जोड़ो, 6 और 7 13k, 3 3 6 हो जाएगा, और कोना को नहीं गुना कर लेंगे, इसको गुना करेंगे 9 से तो हो जाएगा 9k प्लस 9, 9 के घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4k, 6 उधर चला जाएगा, 3k बराबर कितना 3/4, ठीक है, k बराबर कितना होगा 3/4 हो जाएगा। ओके, तो हमको रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, k:1 का रेशियो था ना, 3/4:1, तो 3:4 आंसर हो जाएगा, 3:4 आंसर दे दिया था ये लोग, सही है। नहीं हम पूरा सोल्व कर ही दिए। ओके, शिखा का भी आंसर ये है, रवि रंजन का भी है, और सब भाग गया। अच्छा कोनो बात नहीं बबुआ, सबको क्या है ना, बिजी सब है, पढ़ने का मन ही नहीं करता। चलो देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखो, ये अभी तो कै गो चैप्टर बच्चा है। देखो इफ ट्रायंगल PQR, ये देखो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल यहाँ पे सिमिलर का सिंबल होगा, किसका होगा, सिमिलर का, ओके ना। ये पता नहीं टाइपिंग में नहीं आ रहा था। PQR सिमिलर टू XYZ, है ना, P बराबर 50 है, Q बराबर 60 है, तो एंगल Y का वैल्यू बताना है कितना होगा। P इक्वल टू 50, Q इक्वल टू 60, है ना, तो Y इक्वल टू कितना होगा बताओ। ओके यस, देखो ये आंसर तो तुरंत निकल जाएगा, इसमें ज़्यादा समय क्या देना है। और लड़का सब ये है कौन रे, ये 8 को 2 लोग तो रिप्लाई दिए, 6 लोग कौन है ये 6 को वही है ना जो क्लास में चुपके चुपके खाते रहता है, किसी को पता नहीं चलते रहता है, वही ना। कोई तो खाए वो नहीं करेगा चुपके से खाएगा, एकदम किसी को पता नहीं चलेगा। देखो इसका आंसर जो है 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। P इक्वल टू 50, P का वैल्यू 50 है, Q का वैल्यू 60 है, हमको Y का पूछ रहा है, तो Y एंगल किसके बराबर होगा, Q के ही बराबर होगा ना, सिमिलर है, सिमिलर में नेमिंग का ध्यान रखना है ना। चलो 60 हो जाएगा। ये बताओ इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, है ना, थ्योरम से बताने की जरूरत नहीं है अभी, ओके ना, हम बता देंगे वैसे नहीं होगा तो। DE जो है BC का क्या है, पैरेलल है, और AD बराबर 5.9 है, AD 5.9 है, AD हो गया 5.9, उसके बाद DB ये 4, AE 7, है ना, तो AC का वैल्यू बताना है, AC क्या होगा। देखो ये थेल्स थ्योरम है भाई साहब, है ना,
थेल्स थ्योरम यही कहता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचा जाता है तो बाकी दो साइड को वो सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है ना। तो डिवाइड करता है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है इसमें, ए डी, देखो एक बार भी लगा सकते हैं तो अलग अलग कर लो, ए डी बटे क्या होगा डी बी इक्वल टू ए ई बटे में क्या होगा बताओ ई सी हो जाएगा। और ए डी का वैल्यू कितना 5.9, ये 4, ए ई वैल्यू हो जाएगा 7, ई सी निकाल लेते हैं। अरे इसमें तो कुछ कटने कुटने वाला वैल्यू नहीं है, ये तो बड़ा उटपटांग वैल्यू सब दे रहा है। अच्छा कोना बात नहीं, कोना को नहीं गुना कर लो। 5.9 ई सी बराबर कितना 7 चौका 28, ई सी बराबर कितना होगा 28/5.9। ओले ये तो और कमाल का वैल्यू हो गया भाई, है ना। देखो तो इसमें काटने के लिए क्या करेगा, भाग करेगा कि दूसरा और कोई 5 4 9। अरे देखो इसमें जो है कैलकुलेशन में तुमको कठिनाई हुआ लेकिन और आसान हो जाएगा। हमको निकालना है AC, इसी कह रहा निकालना जाए। जैसे अगर हम AD बटे में पूरे AB ले लें, उधर AE के बट्टा में क्या ले लें AC ले लें, AC निकालना था। AD का वैल्यू जो होगा वो 5.9 होगा, AB का जो होगा इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 9 4 13 6.3, तब भी कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं कटेगा शायद। 7 AE 7 बट्टा में क्या होगा AC होगा, तब भी वही चीज़ें हो रहा, हमको लगा ये कटेगा। देखो इसको गुना कर लो, बाकी चीज़ तुम कर लो, कर लेना है ना। डेसिमल उड़ाओगे ये जो हो जाएगा 59 AC इक्वल टू 3 सत्ते 21 6 सत्ते 42 42 आ 2 44 441 है ना। 3 सत्ते AC बराबर 4 4 1 बट्टा 5 9 है ना। 60 60 60 60 छक्के 6 48 6 5 6 7 42 कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए आंसर। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? ये मयंक नागर कौन है सर? तो इसी एक ही कमेंट करता है। हेलो मयंक नागर, कहाँ से हो भाई, कहाँ से हो? एक सेकेंड। चलो ठीक है।
ओके देखो इसका आंसर जो है, लेकिन दो तरह कैलकुलेशन का मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। इसको करके देख लेना एक बार, इसको फिर से एक बार करके देख लेना। यहाँ से देखो तो ये आंसर आ रहा है, बट इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ रहा है, दो ठो। इसको एक बार कैलकुलेशन करना अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। एक सेकेंड, अब दूसरा पीडीएफ खोलना पड़ेगा, इसमें 20 गो हो गया। चलो ये देखो, देखो ये लास्ट टाइम हम थ्योरम पढ़ाए थे उस दिन, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं आया हुआ था। देखो, पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC PQR 64 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। PQ बराबर 12 है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द AB। अरे बउआ, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये क्वेश्चन में दे दिया दो सिमिलर ट्राइंगल्स। पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी पेरीमीटर ऑफ ABC, बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, इन दोनों का पेरीमीटर का जो रेशियो होता है, इन दोनों के पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, बताओ। हाँ रितेश, शायद उसमें जो है ना, देख लिया, अब उसमें क्या उसको बाद में कैलकुलेशन देख लेगा, ठीक है। शायद ये, हाँ ये सम में ही शायद गलती हम कर दिए वहाँ पे, है ना। तो आंसर उसका जो है मुझे लगता है शायद 11 वाला जाएगा, ठीक है ना, उस क्वेश्चन का। तो जो भी है कर लेना बाद में। हाँ फिर से वो PDF खोलना पड़ेगा, इसलिए अभी रहने दो। सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। अब जैसे कि शुरू वाले ABC ट्राइंगल का AB निकालना। अच्छा चलो, हम चलो कोई बात नहीं, AB ऊपर रख दिए तो ऊपर रख लो, है ना। ABC का AB ऊपर चला जाएगा और PQR का क्या, PQ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ABC का वैल्यू कितना देना है, पहले ABC लिखा है ना, तो ABC का वैल्यू कितना है, देखो 64। PQR का कितना है 24, है ना। तो AB बट्टा PQ कितना 12, 12 दूना 24, 32। AB बराबर कितना निकल गया 32 cm निकला, है ना। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, सही बात है। हाँ चलो ठीक है मानसी, ओके 32। ये देखो, ये बताना, इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC, देखो वो ये MCQS बेस्ड क्वेश्चन सब है, तो यहाँ प्रूव करने वाला तो कोई लाइन नहीं है। हाँ ये सब प्रूव किया हुआ है जिसके आधार पे ये बनेगा, है ना। ये याद होगा, वो RS में जो है हम तुमको 3 थ्योरम से जो करवाए थे लास्ट में, लास्ट नहीं एग्जाम्पल से पहले, वही सब ही है ABC। और हाँ एक चीज़ और देखो, उस टाइम में जो है क्लास में पढ़ाया तो कोई हमसे मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं पूछा था, बट NCERT में जो बुक है उसमें मिड पॉइंट थ्योरम से भी क्वेश्चंस था, 7 नंबर और 8 नंबर शायद एक्सरसाइज 6.2 में। तो उसको ध्यान से वो बना लेना, है ना। हम लोग से तो नहीं पूछा गया था तुम लोग, तो उसको याद रखना। इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, AB बराबर 15 है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है और ट्राइंगल DEF सिमिलर है, किसके ना। तो इसमें AB बराबर कितना है बताओ, AB का वैल्यू है 15, DE का वैल्यू दिया गया है 5। तो AL और DM आर द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड। ए बबुआ रे, देखो याद करो, हम बताए थे ये ABCDEF,
ए से एल्टीट्यूड ये हुआ और डी से एल्टीट्यूड ये हो गया ना, डीएम, एल और डीएम। ये सिमिलर ट्रायंगल्स का जो साइड का जो रेशियो होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स का जो साइड का क्या होता है, रेशियो, जो साइड का जो रेशियो होता है, जो साइड का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, इसके एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर भी होता है। बट ये ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए। तो बताओ इधर से ए बी है ना, क्या ए बी बट्टा में क्या होगा डी ई, ठीक है, बराबर ए एल बट्टा में क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा, है ना। देख लो ए बी का वैल्यू कितना, ए बी कितना है 15, डी कितना है 5, बराबर ए एल बाई क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा। आई काटेंगे 3 हो जाएगा, 3/1, 3:1, ए एल इज टू क्या डी एम। तो एल्टीट्यूड का जो रेशियो देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग की बात है, यहाँ 3:1 होगा, कोई 1:3 लगा लिया तो वो गलती हो जाएगा। जो ट्रायंगल पहले आ रहा है उसके अनुसार ही चलेगा, है ना। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड जो है बहुत ही कमाल का होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। और कितने लोग का आंसर ए आया था, चलो ठीक है, रवि रंजन, शिखा, सुमित और मानसी, ओके, ये 3-4 लोग हैं। चलो ये देखो, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल क्या है एबीसी है, इसमें राइट एंगल बी पे है, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, और ये राइट एंगल हो गया। ए बी बराबर 24 है, ओके, बी सी बराबर 7 है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10C, किसका वैल्यू निकालना होगा, चलो ट्रिग्नोमेट्री में आ गए हम लोग, 10C है ना। 10C का वैल्यू क्या होगा, ब्लू कलर से नहीं दिखता है, कोई बात नहीं। 10C देखो, 10 का डेफिनेशन क्या होता है, 10 का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड 10 फंक्शन। और C इस एंगल की बात कर रहा था, इसके सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, दैट इज द 24, और जो रिमेनिंग बच गया वो बेस, तो 24 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो बी सही है। देखो अब उस एक एक करेंगे तो फिर ज़्यादा समझ आएगा, या कहेंगे पूरा 5 निकालो 6 निकालो तो ज़्यादा समझ। इसमें क्या है ना कि हमने तुमको दिखाया कि इसमें से एगो बुआ देखना है, रिवीजन करना है, तो बाकी चीज़ें तुमको खुद ध्यान रखना है, ये करना होगा, ठीक है। ओके, अगला देखो, अगला साइन 30 प्लस कॉस 60, बीच में माइनस है बच्चा, माइनस माइनस माइनस, साइन 60 प्लस कॉस 30, अरे ठीक है, इसी का उल्टा कर दिया। चलो साइन 30 का वैल्यू 1/2, कोस 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2 ये होगा, है ना, ये ब्रैकेट में घेर दो, माइनस साइन 60 होगा √3/2 और कॉस 30 भी होगा √3/2, ओके। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो बहुआ एक हो जाएगा, एक हाफ और हाफ एक ही ना होगा, इधर एलसीएम लोगे 2 लघुत्तम हो जाएगा, √3 प्लस क्या होगा √3 हो जाएगा, 1 - 2 √3 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, 1 - √3 हो जाएगा। आंसर देख लो, 1 - √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, प्यास को लग गया। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा देंगे तुम लोग बना रहे, तब तक हम पानी पी के आ जाएंगे। चैनल एक्टिविटी, कितना आंसर आ रहा है, ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, देखो सी पे 90 डिग्री, तो सी 90 डिग्री,
बाकी ए बी इधर कहीं भी ले लो, है ना। वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी, बउआ ए प्लस बी को जोड़ के कितना होगा बताओ। तो ए प्लस बी को जोड़ के 90 डिग्री होगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, इतना आसान चीज़ है। ए प्लस बी को जोड़ के कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। और हमको कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू जो होता है ना वो 0 होता है। क्या होता है 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आसान था, एकदम याद रखना है टेबल को। हाँ, इसका तो आंसर भले सॉल्व ना कर पाए बट याद होगा सबको, है ना, तो आसानी से दे देगा। लो आंसर आ गया, देखते एक क्वेश्चन देखा कि आंसर दे दिया, आंसर तो याद ही होगा इसका। देखो याद है तो ठीक है, वो काम करेगा जब तुमको एमसीक्यूएस में आएगा तब। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस 2 मार्क 3 मार्क में पूछ दिया तो क्या करोगे। 1.5 घंटा हो गया। देखो यहां पे जो दिया गया है थोड़ा उसका एक बार और हम बना के दिखा देते हैं। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बुआ कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो हमको जिसका आंसर लाना है वो क्या है, हमको कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू दी पावर 4a। कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, पावर वाले 4 को कॉस स्क्वायर ए उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब जो है इसमें अंदर में जो कॉस स्क्वायर ए है उसके बदले क्या लिखेंगे साइन, अलग अलग साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज द स्क्वायर रिलेशन बिटवीन द टी रेशियोज, और इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला स्क्वायर रिलेशन में यही बताए थे कि नहीं बताए थे, RELATION में ना, स्क्वायर रिलेशन में सबसे पहला फॉर्मूला यही था ना। क्या था इसका आंसर 1 हो जाएगा। आज कैमरा भी कुछ ठीक से सेट नहीं हो पाया है ना, देखते हो ना इधर उधर दिख जाता है। चलो ये आंसर बताना क्या होगा। द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द टेंजेंट। अभी जस्ट किए थे हम लोग। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास, ठीक है, वो क्वेश्चंस आज लेके नहीं आए हैं, उसको बाद में कर लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं लाए, बाकी सब है। रुपेश आशीष सब चला गया ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, कौन सा इवेंट बोलते हैं जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होता है, किस इवेंट को बोलते हैं, वो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। किसका, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0 होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की जरूरत है, ये सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। हाँ ये बताओ, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना, इसमें से 2/3 -1.5 15% और 0.7 कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये वाला नेगेटिव वाला है ना। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो कभी नेगेटिव नहीं होगा, और प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा और 0 से कम भी नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 है ना एंड 1, बट इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 1। तो ये रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है, रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होगा और 0 और 1 को इंक्लूड करके होगा, है ना। चलो ये देखो, वो एक कंप्लीमेंट्री इवेंट है ना। PE, इफ PE इक्वल टू 0.07, PE का वैल्यू है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, है ना, नॉट E।
देखो एक इवेंट अकर होता है, घटता है, तो उसी समय कोई दूसरा नहीं घटेगा। दो टीमों ने, एक टीम अगर मैच हारेगा तो एक टीम जीतेगा, है ना, तो उसका ये दोनों कंप्लीमेंट्री हो जाता है। अगर मैंने डाइस को थ्रो किया, डाई को थ्रो किया, लूडो का जो छकरी पासा उसको फेंका, अगर मुझे एक मिलेगा तो 2 3 4 5 6 नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है ना। तो वो कंप्लीमेंट्री होता है, एक साथ दो घटना घटती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था पीई जोड़ पी नॉट ई, है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, एक होता है ना, पी नॉट ई। इसके जगह पे और चीज बताया था, जैसे पी नॉट ई के जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं, पी, है ना, ई डाइस, है ना, उसके क्या था, उसके बाद पी ई आर्क लगा हुआ था ना, तो ये सब चीजें का यूज कर सकते हैं। और ये कंप्लीमेंट्री इवेंट है, दोनों को जोड़ करके एक होगा। पी का वैल्यू 0.07, इसको जब इस तरफ ले जाएगा घटा होगा तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 0.93 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा देना। देखो, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मैंने कंप्लीमेंट्री बताया, अभी एलिमेंट्री भी है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे किसी एक एक्सपेरिमेंट के, उन सभी का प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होगा। ये भी आंसर जो है गेस से 100% सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि आंसर एक होगा। अब बात आता है कि एलिमेंट्री हो सकता है कि तुम लोग भूल गया हो, हम एक बार याद दिला देते हैं। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, है ना, जितने भी उसमें आउटकम्स होते हैं, ठीक है, सबका प्रोबेबिलिटी अगर वो इक्वल आता है, इक्वली अकर्स करता हो, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। देखो उसमें इक्वली उस तरह से तुमको देखना पड़ेगा उसमें, है ना। जैसे एक डाइस को जब हम फेंकते हैं, एक डाइस इज द प्लूरल फॉर्म, बार बार लेकिन डाइस बोला जाता है, डाइस प्लूरल है ना, और डाई क्या है, सिंगुलर है, डाई क्या है, सिंगुलर है। तो जब एक डाई को फेंकते हैं, उसमें वी नो दैट डाई हैज 6 फेसेस एंड रिटेन फ्रॉम 1 to 6, उसमें 1 से 6 तक लिखा होता है। जब डाइस को फेंकते हैं तो मुझे जब एक मिलता है तो एक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6। अगर 2 मिलेगा, एक बार में 2 ही मिलेगा, 2 मिलेगा तो उसका क्या होगा, 1/6, 2/6 नहीं, 1/6, है ना, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स वहां पे 2, दैट इज द 1 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1। 3 मिलेगा तो 3 का भी 1/6, 4 मिलेगा 4 का 1/6, 5 का 1/6, और 6 का गेटिंग 6 भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और सबको जोड़ेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलो ये बताना, अभी फिर से वही कंप्लीमेंट्री का है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी P है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट विल बी, इसका कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, P-1, P, 1 - P एंड 1 - 1/P। बी क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। रवि रंजन का आंसर आया सी। ओके, मानसी इज ऑल्सो सी। नेक्स्ट सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 - P, अभी जस्ट कंप्लीमेंट्री मैंने बताया। चलो ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को अगर एक साथ फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ सम ऑफ 9, सम ऑफ 9 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सम ऑफ 9। देखो जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो एक बार में 2 डिजिट मिलेगा, इधर एक, इधर कुछ और भी एक भी आएगा, उसमें सम 9 का क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट लाइन जो मिलता है 1 1 1 2 1 3 से 1 6 तक, उसमें तो सम 9 नहीं मिलने वाला,
सेकेंड लाइन में भी सम नहीं मिलेगा। देखो 9, ये लाइन एकदम ध्यान रखना है, किस लाइन की हम बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो नहीं बोलो, फिर हम उसको पूरा लिख करके दिखाते हैं, है ना? तो सेकेंड लाइन में तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाला 2 6 हो जाएगा। थर्ड लाइन में जरूर होगा, थर्ड लाइन में एक का 3 6 आएगा, है ना? फोर्थ लाइन में जो है, फोर्थ लाइन में तुमको बुआ 4 5 आएगा, फिफ्थ लाइन में 5 4 आएगा, सिक्स्थ लाइन में 6 3 आएगा। सब लाइन में लास्ट का जो 4 को लाइन है सम में तुमको ये आएगा। इन देखो 9 सम हो रहा है, तो फेवरेबल आउटकम जो है ना यहाँ पे एनी बराबर क्या होगा 4, ठीक है? टोटल आउटकम्स कितना आता है 36। एनी बाई एन एस को ही क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना? और ये 4/36 काट के कितना होगा 1/9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, चलो ठीक है। चलो इसका आंसर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना ये, और ये एमसीक्यूएस में नहीं 2 मार्क में, है ना? एकदम इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे इन अ लीप ईयर? वो यहाँ लीप ईयर की बात किए हैं हम, ठीक है? एक नॉर्मल ईयर वाला भी क्वेश्चन होगा और यहाँ लीप ईयर वाला भी क्वेश्चन होगा। और यहाँ 53 चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, सप्ताह का कोई भी दिन हो, उससे मतलब नहीं है, आंसर एक ही जैसा होगा, सेम आंसर होगा, है ना? सेम आंसर होगा। मंडे के जगह पे कोई भी दिन होगा तो, बट इसका आंसर जिसने भी 1 दे रहा हो, जैसे रवि रंजन ने ए लिखा है, बट ये आंसर गलत है ना? 1/7 इज द रॉन्ग आंसर। बताओ क्या होगा? अब 1/7 नहीं तो 2/7। हाँ मिस्टर रितेश, रवि रंजन डी पक्का नहीं, 2/7 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट। देखो इसको हम बताते हैं। देखो यहां पे एक चीज याद रखना है, 53 हर एक ईयर में 52 सप्ताह होता है ना, 52 वीक्स होता है कि नहीं होता है? 52 सप्ताह का साल होता है ना? बट उससे कुछ एक दिन ज़्यादा ही होता है। तो 53 अगर वो लीप ईयर की बात करेगा तो आंसर हमेशा 2/7 होगा। नॉर्मल ईयर की बात करेगा तो 1/7 हो जाएगा। इस बात को याद रखना, है ना? लीप ईयर में 1/7, सॉरी लीप ईयर में 2/7 और नॉर्मल ईयर में 1/7। देखो क्या होता है कि एक लीप ईयर में, ए लीप ईयर हैज 366 डेज। 366 डेज। 366 डेज में क्या होता है, इसको हम भाग भी कर सकते हैं। जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है तो 366 से भाग करो, 7 पंचे 35, ठीक है, 1 6 7 दूना 14 2, 52 वीक्स और 2 डेज रिमेनिंग हो गया, है ना? ये वीक्स हो गया और ये क्या हो गया, डेज हो गया। अगर ये भाग नहीं करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 366 दिन को क्या लिख सकते हो, देखो 52 सप्ताह, है ना, प्लस कितना 2 दिन। देखो या ये लिख लो या नहीं तो ये लिख लो, ऐसे, ठीक है। 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ये 52 वीक्स में सारे दिन बराबर आ चुका है, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये जो 2 दिन बच गए हैं, इसमें 52 को तो आ गया ना। 52 वीक्स में हर एक डे 7 के 7 डे जो भी है सब ने 52 टाइम्स आकर किया है। रिमेनिंग जो 2 डेज बच गया है वो 2 दिन क्या हो सकता है, मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो लास्ट जो 2 दिन बच गए हैं, क्योंकि 52 सप्ताह मिला करके 364 दिन हो गया, है ना, और ये 2 दिन बच गया। 2 दिन में मंडे होगा और मंडे के जस्ट बाद ट्यूसडे होता है। या तो मंडे ट्यूसडे हो जाएगा या नहीं तो
ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, यानी तो वेडनेसडे थर्सडे होगा, नहीं तो क्या होगा थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है। इसके अलावा और कोई बनेगा क्या? नहीं बनेगा। देखो इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ टोटल आउटकम 7 बन रहा है। ठीक है, देखो इसमें मंडे कितने जगह आ रहा है? मंडे, एक मंडे तो यहाँ आ रहा है और एक मंडे तो यहाँ आ रहा है। या तो मंडे के साथ ट्यूसडे आएगा या नहीं तो संडे के साथ मंडे आएगा, वही ना होगा ये दोनों। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो एनी बराबर क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे है ना, 53 मंडे इन अ लीप ईयर 2 बट्टा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 2/7, एक मंडे यहाँ एक मंडे यहाँ, है ना। आएगा तो एक ही को मंडे, लेकिन किस 2 के साथ आ रहा है? ठीक है ना, 2 जगह आ रहा है, एक मंडे के साथ ट्यूसडे यानी मंडे ट्यूसडे, या नहीं तो संडे मंडे, टोटल 7 को हो गया, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। होप कि तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, क्लियर। ओके ना, आगे बढ़ जाता है। देखो बस खत्म हो रहा है, आप लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग, ज़्यादा नहीं है। मीडियन मोड से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक आध क्वेश्चंस होगा। ए नंबर सेलेक्टेड एट रेंडमली फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, 50 को नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक? 50 तक। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि बुआ इसमें टोटल आउटकम्स कितना है? 50 है। देन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4, वो क्या होना चाहिए? 3 और 4 का मल्टीपल्स होना चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो 3 4 का मल्टीपल्स यानी बुआ कि 3 4 का एलसीएम लेकर के 12 होगा, वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा नंबर जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, ढूंढो। सबसे पहला क्या होगा बताओ? 3 4 का एलसीएम 12। 12 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तुम चेक करके देख लो। 6 की बात करोगे तो 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। तो सबसे छोटा नंबर 12 है, फिर 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा। 50 तक में 4 को मल्टीपल्स है, 4/50 काट करके 2 कितना होगा? 25। ऑप्शन नंबर डी जो रवि रंजन का सही है। चलो ये देखो, द मोड एंड मीन मोड 7 मीन 8 रिस्पेक्टिवली। तो मीडियन बताना है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन है, तो मीडियन बताना है ना। मीडियन देखो, इंपेरिकल में मोड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना। मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड, 2 इंटू मीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो वैल्यू दे लें निकाल लो। मोड का वैल्यू 7, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 गुने क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 7 8 दूना 16, इधर आ जाएगा प्लस 16, 3 इंटू मीडियन ये हो जाएगा 23, और बट्टा में 3 आ जाएगा बराबर मीडियन हो जाएगा, है ना। तो 23 बट्टा कितना हो गया? 3 हो गया। सी सही है रवि। चलो, निरंतर रुकने से ही काम होता है, बाकी सब भाग गया। देखो, द क्लास इंटरवल ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस इज इतना। क्लास इंटरवल है 10 to 15। क्लास मार्क क्या होगा? ये सब निकालना बहुत ही बेसिक चीज सब था। क्लास मार्क निकालना था। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क जो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 2। तो 10 + 15/2 25/2 12.5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
चलो ये क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। देखो इसमें नीचे में लिखा है 38, यहाँ पे 38 लिखा हुआ है। यहाँ पे ये एक क्लास दे है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इसका मीडियन क्लास बताना है क्या होगा। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्लास वो सबसे पहली बात कि ये क्लास जो है इंक्लूसिव फॉर्म में है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है ना। और मीडियन क्लास ये निकाल लिया तो समझ लो फिर काम हो गया। अभी तक स्टैटिस्टिक्स से कि यही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कहीं तुमको सोचने पे मजबूर करेगा। देखो इसको ठीक करके लिखना ही पड़ेगा। और मीडियन क्लास निकालने के लिए भी तुमको इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ही होगा, इसलिए करना ही पड़ेगा। देखो ये क्लास फ्रीक्वेंसी, ये सी एफ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, 0 से 5 है तो क्या होगा 0.5 to 5.5। लोग कैसे कन्वर्ट करते थे, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 को जोड़ देना है। तो 0 में से 0.5 माइनस करोगे तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए प्लस में लिख लो, कोई बात नहीं, चलेगा यहाँ पे। ओके सॉरी, देखो यहाँ पे 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 5.5 होगा, माइनस क्या, माइनस नहीं 11.5 हो जाएगा। फिर 11.5 से कितना हो जाएगा 17.5, 17.5 से 23.5 और 23.5 से 29.5। फ्रीक्वेंसी 13 10 15 8 11। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 23 15 मिलके 38 8 46 46 11 57। देखो कैपिटल एन का वैल्यू जो क्या होता है, ये सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, वो कितना है 57 है। चलो देखते हैं तुम लोग क्या आंसर आता है तुम लोगों का। आंसर दे भी दिया, 28.5 इज द राइट आंसर। भाई साहब 28.5 कहाँ, क्या है रवि रंजन ये? अच्छा 29 पॉइंट। मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है बताओ। द क्लास विच इज जस्ट ग्रेटर देन द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, सॉरी, द क्लास corresponding to the cumulative frequency which is just greater than n/2। n/2 तो n/2 का वैल्यू क्या निकलेगा, देखो 57/2 है ना, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 28.5, ये n/2 का वैल्यू है। ये गलत आंसर है रवि तुम्हारा, है ना, मुझे लगता है गलत ही होगा। देखो 28 पॉइंट ऑप्शन में भी नहीं है जो तुम आंसर दिया है, तो 28.5 जो है, अब याद आ गया इसको। n/2 क्लास जो है ऐसा क्लास जो कोरेस्पॉन्डिंग होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ठीक बड़ा होना चाहिए। n/2 का वैल्यू आया हमको 28.8, और 28.8 से 28.8 से जस्ट बड़ा जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 38 है। क्या 38 है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 38, और 38 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास है
वो है 11.5 से 17.5, दैट इज द मीडियन क्लास। ये क्या है हमारा मीडियन क्लास है, और इसका अपर लिमिट क्या है 17.5 है, ऑप्शन नंबर बी। होगा ना, ठीक है। तो क्लास कोरेस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। ओके, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका आंसर दो। क्या होगा आंसर, सिर्फ आंसर देना है इसका। थोड़ा इसको घुमा करके हम दे दिए हैं, सेलेक्ट करो इसमें से क्या होगा। इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन 3 मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ एक चीज और ये ध्यान रखना है, सेंट्रल टेंडेंसी कितने होते हैं, 3 गो होते हैं, है ना। देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। वो कौन कौन सा होता है, वो मीन होता है, मीडियन होता है, और क्या होता है, मोड होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी 3 को होता है, यानी ये इंपेरिकल फार्मूला ही है, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला जिस पे अभी हम एक क्वेश्चन बनाए थे, इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। ऑप्शन नंबर ए दे रही है आंसर मानसी कुमारी, रवि रंजन का भी वही है, शिखा का भी वही, सबका ए ही आंसर आ रहा है। तो ए ही आ रहा है तो ए ही होगा। हाँ हाँ, 3 मीडियन -2 मीन बराबर मोड होता है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन ही है, 40 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। बस हम लोग का आज का इतना ही रहेगा, अगले दिन फिर देख लेते हैं कब क्लासेज होगा। देखो कोशिश तो करते हैं हम भी सब दिन लें, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चले जाते हैं घर। चलो ठीक है, जाओ तुम लोग, आओ छठ घाट बनाओ, थोड़ा पढ़ाई कर लो। बाकी कल देखते हैं कितने लोग आता है, सर्कल शुरू करना है, क्या करना है। ओके बाय, रहने दो आज के लिए। थैंक यू सबको। ये PDF भेज देंगे हम ग्रुप में, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।